तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 10 क्लास के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के कुछ MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर टकराएगा। याद रखिएगा इस चैप्टर से 3 से 7 क्वेश्चन पूछता है। 3 से 7 गो ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है इस चैप्टर से, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही मैंने इस चैप्टर से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव छाटे हैं जो एग्जाम में टकरा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। अपवर्तन के भी कितने नियम, 2। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश है, ठीक है, बना देते हैं प्रकाश। ठीक, ये प्रकाश है, ठीक है। मान लीजिए एक दीवार है, ये सतह से टकराया, वापस लौटा, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा जो नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R। ठीक, ये होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रकाश कौन सी तरंग है। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की जो ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, प्रकाश कौन सी तरंग होगी, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रहेगा प्रकाश कौन सा तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो चाल है निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन दे देगा, कांच, निर्वात, ऐसे करके दे ले जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा जब रहेगा ना तो सबसे अधिक निर्वात में होगा, ऑप्शन में रहेगा कांच, तो सबसे कम किस में होती है, तो कांच में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, कांच में होती है। याद रहेगी, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम किस में होती है, कांच में होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि जो पूछ देगा तो पूछेगा प्रकाश की किरण कौन सी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन दे देगा, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। तो याद रखिएगा प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। आगे देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। पहले जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जो प्लेन हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, तो +1 होता है। क्या होता है, मतलब m बराबर क्या होगा, इसमें m बराबर होगा +1। ठीक है, आवर्धन क्या हो जाएगा, +1। आगे देखिए, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न या बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है छोटा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा बनता है। तो जब
कोई भी काल्पनिक यानी कि कोई भी हम इमेजिंग करते हैं, यानी कि कोई भी हम सपना देखते हैं, तो किसी भी इंसान का प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सूर्य के काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, और अगर ऐसा ही पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा हो, वो हमेशा क्या होगा? उल्टा। काल्पनिक द्वारा सीधा, वास्तविक द्वारा उल्टा। ठीक है, आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? याद रखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जो उठा हो। ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जो धंसा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर लेंस में चले जाइए तो अवतल लेंस का, ठीक है, अगर अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक नहीं होगा, लेंस में बदल जाता है, लेंस में हो जाता है धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक, और उत्तल लेंस का ऋणात्मक। ऐसे करके चेंज हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तब क्या चीज़ लगाइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में जो है किसका यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे देखिए, हजामत के रूप में यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। देख लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, ठीक है, और डॉक्टर द्वारा, ठीक है, डॉक्टर द्वारा रोगियों के आँख नाक कान जांच में, ठीक है, और हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हजामत के रूप में यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में, और डॉक्टर द्वारा रोगियों के आँख नाक कान के जांच में, ठीक है, और हेडलाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों किया जाता है? अगर ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला जो पूछा था, हजामत के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, तो इसका जवाब होगा हजामत के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और बड़ा होता है, जिससे हजामत करने में आसानी होती है। उसी प्रकार से गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वाहन चालक को पीछे से आ रही गाड़ी छोटा और साफ साफ दिखाई दे, जिससे वाहन चालक को कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, उसके बाद चेहरा का छोटा प्रतिबिंब देखने में, ठीक है, और स्ट्रीट लाइट के रूप में, और किसके रूप में? स्ट्रीट लाइट के रूप में, यानी कि प्रकाश को फैलाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि देखिए R बराबर दे ले हैं 20 सेंटीमीटर, हमको बोलना है F निकालने के लिए। F बराबर क्या होगा? तो F बराबर फार्मूला होता है R/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए R का वैल्यू 20 और बट्टा में 2 कटेगा तो 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और वहीं पे पूछेगा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे लिया है तो त्रिज्या निकालिए। तो याद रखिएगा R बराबर फार्मूला हो जाएगा 2f। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण,
ठीक है, समांतर दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण होगा अभिसारी दर्पण। क्या होगा? अभिसारी दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल को अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवतल दर्पण अभिसारित कर लेती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर वही पूछे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश से आने वाली सूर्य की किरणों को उत्तल दर्पण क्या कर लेती है? अपसारित कर लेती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए आवर्धन। आवर्धन यानी कि m बराबर फार्मूला क्या होता है, तो m बराबर फार्मूला होता है v/u, ठीक है। याद रखिएगा आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एक यहाँ भी किया जाता है सर्च लाइट के रूप में, ठीक है। आगे देखिए तेल लगा कागज होता है, ऑप्शन दे देगा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पारभासी होगा। क्या होगा? पारभासी, यानी कि अंशतः आर पार आ जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभासी होता है, ठीक है। पदार्थ के आधार पर प्रकाश के 3 प्रकार होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, जल, ये सब, ठीक है। और दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, तो क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा नहीं सकते, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। तो याद रखिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः आर पार आ जा सकते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब आ जाता है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैप्टर का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, ठीक है। टोटल 20 VVI ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर से। याद रखिएगा इस चैप्टर से 3 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के साथ।